अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, मुल्क की मुआशी सिम दुरुस्त करने के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है, जिस मकसद के लिए हुक्मरान इत्तेहाद और 3 अहम शख्सियात सियासी तनाज़ात को हल करने के लिए इस वक्त कोशा हैं। सवाल यह है, क्या बानी PTI जो माजी करीब के अंदर मुज़ाकरात के ऊपर यकीन नहीं रखते थे, और उसके कब शहरियार अफरीदी ने भी वाज़े अंदाज में कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, लेकिन अब हुक्मरान इत्तेहाद ने कौन सा ऐसा डोर ओपन किया है जिसके ज़रिए से बानी PTI नहीं बल्कि PTI के अंदर मौजूद कुछ अहम शख्सियात के साथ मुज़ाकरात का अहम तरीन राउंड शुरू होने जा रहा है। और कुछ और इनसाइड स्टोरी जो कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ आपको बताएंगे कि बानी PTI की गलत सियासी हिकमत अमली के नतीजे में उनके लिए आने वाले दिनों में मजीद कानूनी पेचीदगियाँ पैदा होने जा रही हैं, जिससे शायद उनका कुछ नए मुकदमात का भी सामना करना पड़े। वो कौन सी उनकी ऐसी गलत सियासी हिकमत अमली थी जिसके नतीजे में उनको अब मजीद कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से नए कुछ कवानीन और रेगुलेशन लाने का फैसला कर लिया है, जिसका बुनियादी मकसद यह है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जो सियासी इंतशार को फ़रोग दिया जाता है, जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो मुल्क की सियासी इस्तेहकाम की राह में, मुल्क की मुआशी तरक्की की राह में रखना डालने की कोशिश की जाती है, उन रुकावटों को, उन कोशिशों को ज़ायल किया जाएगा। इसके मुमकिन तौर के ऊपर क्या असरात होंगे, क्या वाकई ही सियासी इंतशार सोशल मीडिया के नए कवानीन के जरिए से कम हो पाएगा, इसके ऊपर भी तफसील के साथ बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि सिविल और अस्कर की आदत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुतहरिक हो चुकी है, और बैरून मुल्क प्राइम मिनिस्टर कोशा हैं, तो अंदरून मुल्क भी बहुत सी ऐसी कोशिशें हो रही हैं जिसके नतीजे में तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ पाएंगी, और उसके साथ साथ जो महंगाई में कमी और बेरोज़गारी में कमी का मामला है वो कब आखिर हल होगा, ये सवाल सब आवाम के ज़हन में है। तो ये भी हम माहिर मौशियत से आज जानेंगे कि हुकूमती काविशों के साथ साथ अवाम को सुख का सांस या अवाम के लिए रिलीफ आखिर कब मुयस्सर होगा। और इसके साथ आपको बताएंगे कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास 8 माह गुजरने के बावजूद नहीं हो सका, जिसके नतीजे में ग्रेड 20 और 21 के 300 से जायद अफसरान की तरक्की इल्तवा का शिकार हो चुकी है। अगरचे की ब्यूरोक्रेसी अपनी तरक्कियां और मराद बढ़ाने के ऊपर नजरें जमाए हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर थोड़ा इन्हिसार कम करने का फैसला किया है। ये फैसला क्यों किया गया है, और हुकूमत ने क्यों गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला किया है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताएंगे कि सिर्फ 5 शोबों में 600 रुपए की सालाना से एक टैक्स चोरी हो रही है। ये कौन से शोबे हैं, किस वजह से टैक्स चोरी हो रही है, और कौन सा तरीके वारदात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी सियासी सूरत हाल की, और उसके बाद मुआशी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे। तो स्टूडियो में हस्बे मूल मेरे साथ मौजूद है ख्वाजा मतीन साहब। ख्वाजा साहब, आज हमने फैसला किया कि आज सियासी हवाले से आपसे एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर हमने देखा कि हमने मुख्तलिफ एक्सपर्ट के साथ बात की, और जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है ख्वाजा साहब, वो भरपूर कोशिश के अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमने मुआशी बेहतरी का सफ़र शुरू करना है, और बैरून मुल्क भी कोशिशें जारी हैं, अंदरून मुल्क भी अहम तरीन इकदाम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बानी PTI जो ये ख्वाहिश रखते थे कि आएँ उनको उनके साथ मुज़ाकरात करें, अब क्या इतलात हैं कि मुज़ाकरात उनके साथ होंगे, या PTI के अंदर मौजूद कुछ ऐसी शख्सियात जो अब स्ट्रीम लाइन हो चुकी हैं, पोलिटिकली स्ट्रीम लाइन हो चुकी हैं, जो आप समझती हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, क्या मुज़ाकरात उनके साथ होने जा रहे हैं? थोड़े से हमारे नाजरीन को अंदर की खबर भी बताइए और अपना तज्जिया भी। जी भट्टी साहब, इस वक्त जो है ना, जो मुज़ाकरात का हम बात कर रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए जी, हम यही, क्योंकि PTI जो है वो तो शुरू दिन से, बल्कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की ख़्वाह रही है। हम इनको यही कहते रहे हैं कि अगर आपकी जमहूरी सोच है तो जमहूरी लोगों से मुज़ाकरात करें। जी, अब उनको इस बात की तकरीबन समझ आ चुकी है, क्योंकि ये सबक बड़ी देर से हासिल करते हैं। हमने इन्हें कहा कि आप अपनी कोई कमेटी बनाइए, कहते नहीं पहले ये मेयर्स लें, आप पेशगी शराइत रख देते थे। अब जो इतला है इस वक्त भट्टी साहब, जब मैं और आप बैठे जहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक है जी, मुज़ाकरात में कुछ शख्सियात हैं, पॉलिटिकल भी हैं, और कुछ जो पसे पर्दे रहने वाली शख्सियात हैं, वो भी साबिक शख्सियात, वो भी उसमें शामिल हो चुकी हैं। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये बानी PTI से नहीं हो रहे। ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि PTI ने जो दरवाज़ा बंद किया हुआ था, लॉक लगाया था, वो लॉक खोल दिया है। हाँ। और बातचीत का अमल शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी आपने हौसला अफजा आपने और शेयर किया हमारे साथ। नहीं भट्टी साहब, आपको और भी बात बताते हैं कि जैसा कि हम चाह रहे थे एक माहौल बने जी,
एक जो मुज़ाकरात का गुफ्तगू का एक माहौल होता है वो इस वक्त पूरी तरह बन चुका है। ठीक है। दोनों तरफ से मीटिंग्स जारी हैं। ठीक है, वो जो मीटिंग्स लोग करने वाले हैं वो फिर जाएंगे बानी पीटीआई के पास आखिर में कि हमारे साथ ये चीज़ें तय हुई हैं, ये हुई हैं, और आवाम तक ये कब चीज़ें पहुंचेंगी, जो उस वक्त पहुंचेंगी भट्टी साहब, ये सिर्फ 1-1.5 हफ्ता आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 8-10 दिनों में ये जो मुज़ाकरात की शक्ल है ये वाज़े होकर आवाम के सामने ये तो आ हमें डरा जाएगी। रहे थे कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन आपकी खबर ये है कि जो कब्जे की धमकियां दे रहे थे उन्हीं में से कुछ शख्सियात के साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, और बातचीत आगे बढ़ने जा रही है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 8-10 दिनों में आवाम के सामने भी सारी चीज़ें आ जाएंगी कि कौन किससे मुज़ाकरात कर रहा था और इसमें शरीके कार कौन कौन था और क्या चीज़ें तय हुई हैं और या तय होने वाली हैं। तो खासा बानी पीटीआई की उस ख्वाहिश का क्या बनेगा जो उन्होंने कुछ जगहों से खबरें भी चलवाई, कुछ लोगों के जरिए से सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी खबरें फैलाई गई कि कोई बहुत ही मुल्क की अहम तरीन शख्सियत जल्द अडयाला जेल का दौरा करने वाली है, वहाँ पर इंतजामात हो रहे हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, उनकी मिन्नत तरले किए जाएंगे कि मान जाओ, तो फिर उन खबरों को क्या बनेगा खासा? बड़ी साहब इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, आप बच्चे की जान लेंगे क्या आप, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका इतराफ़ तो जो अफरीदी हैं, शहरयार अफरीदी जी, उनके बयान में ही है कि हम शुरू से बानी पीटीआई रब्ता कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से हमें बिल्कुल सदमोहरी का मुजाहरा किया गया है, कोई मुज़ाकरात वो हमें नहीं, ये तो उन्होंने इतराफ़ कर लिया। जी, बिल्कुल एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हम आर्मी चीफ और डीजीआईएसए के साथ मुज़ाकरात करेंगे, साथ ही वो कह रहे हैं कि 1 साल से हम कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई आके मिले, हम हमारे साथ मुज़ाकरात करें। ये खाम ख्यालियाँ, ये ख्वाहिशात हैं भट्टी साहब, ये जो इन्होंने एक जहन साजी की है लोगों की, ये ख्वाहिशात के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं। इनका ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर दूर का लेना देना नहीं है। वो जो जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के लोगों के साथ, वो जाकर बताएंगे। और मैं आपको बताऊं कि अगर बानी पीटीआई अपनी ज़िद पर अड़े रहे, अब ये भी ख्वाहिश कितना अरसा हो गया कि तरले पे तरले किए जा रहे हैं जी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये जो इल्ज़ाम लोगों पर लगाया करते थे, एनआरओ ये मांग रहे हैं, ये कब से एनआरओ मांग रहे हैं? क्या शहरयार अफरीदी का बयान एनआरओ नहीं मांगने मुतरादिफ नहीं है उससे? बढ़ के है। क्या ये रोज़ ये जो असम्बली में जाते हैं, मुझे ये बताएं भट्टी साहब, कौमी असम्बली में कोई मुंतखब नुमाइंदा होकर जाता है तो वो यहाँ बड़े इशूज़ हैं इस वक्त, देखें ना, गंदम का इतना बड़ा इशू है, टैक्स चोरी का इतना बड़ा इशू है, बेरोज़गारी महंगाई के इतने बड़े इशूज़ हैं। इनसे आपकी मेरी और इकट्ठे गुफ्तगू होती है जब कौमी असम्बली में आते हैं। इनका एक ही मुतालबा है, जी रिहा कर दो, जी रिहा कर दो। क्या मांग रहे हैं ये सारे वहाँ जो शोर शराबा करते, क्या मांग रहे हैं? ये एनआरओ मांग रहे हैं, बकौल इन्हीं के अल्फाज के। ये एनआरओ चाहते हैं हमारी जान छोड़ दें। वो उनसे पूछते हैं हम पीटीआई के रहनुमाओं से, क्या कहते हैं? है जी इमरान खान को छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें। और भाई इस असम्बली में लेने क्या है? वो तो अदालतों में जाके आपने परसू करने अपने केसेस। तो ये है कि ऐसा खाम ख्यालियाँ दिल से निकाल दें कि कोई जेल में जाएगा और इनके साथ जाके भीख मांगेगा। बल्कि आप ज़रा थोड़ा सा आगे चलने दें मामलात को। अगर इन्होंने अब भी होश के नाहन न लिए, एक ख्याली जो ख्वाबी दुनिया इन्होंने बनाई हुई है उससे बाहर ना आए, ज़मीन पर ना आए ये, तो इनको ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि इस नाम की कोई शख्सियत आपको पाकिस्तान के जो 5 साल हैं, जो 6 साल हैं, ये आपको माइनस नज़र आएगी इनसे, क्योंकि ये नाकाबिल एतबार शख्सियत हैं। आपको याद होगा जब एक शख्सियत इनसे मिली, साबिक आर्मी चीफ, उन्होंने कहा कि आप मौलाना फजल रहमान साहब का नाम क्यों बिगाड़ते हैं? तो उन्होंने बाहर भरे जलसे में आके कह दिया कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा है कि आप उनका नाम न लिया करें। क्या ऐसे शख्स पर कोई इतबार करने को तैयार होगा? इनसे मिलना, जो शख्स इनसे मिलेगा, हालांकि इनके भले की बात थी, इनके भले की बात, आज वही बात साबित हुई कि खुद उनके घर चल के गए हैं, आपकी डायरेक्शन पे गए हैं, उन्हीं के साथ आप बैठे हैं, उन्हीं के साथ बातचीत करना चाहते हैं। महमूद खान अचकजई को जिस तरह ह्यूमिलेट किया इन्होंने, ह्यूमिलेट करते थे, उनके पास भी चल के गए। खान साहब आपने बात की जिस तरीके से सारे मामलात की, पिछले 1 माह से मुसलसल ये खबरें दी गई कि बस बानी पीटीआई तो आज नहीं तो कल आए बाहर, मामला तय पा गए हैं, अहम शख्सियात की मुलाकातें हो गई हैं, बस मामला ख़त्म और गवर्नमेंट जाने वाली है, गया जी की नहीं फ़ज़ा पैदा करने के लिए। लेकिन खास साहब लेटेस्ट खबर ये है हमारे पास भी, जो कि ये समझ रहे हैं ना सब लोग कि अगर मुज़ाकरात की बात की गई है, मफाहमत की बात की, तो किसी साइड के ऊपर कोई शायद कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ख्वाजा साहब एक जाने तो 190 मिलियन पाउंड का केस आगे बढ़ रहा है, जिसमें गवाहान के जो उनकी गवाही रिकॉर्ड करने का प्रोसेस तकरीबन तकमील के करीब है। लेकिन उसके साथ साथ इतलात ये हैं जो बानी पीटीआई की गलत सियासी हिकमत अमली थी, और रिसेंटली उन्होंने बहुत ही गलत किस्म के
जो एक कहते हैं कि कोई सोच समझ नहीं सकता कि कोई पार्टी का सरबराह रहा हो और इतनी अपने आप को मकबूल शख्सियत कहता हो, गैर जिम्मेदारानी पर मबनी इंतहाई संगीन नवैयत के इल्ज़ाम आयद करे अहम तरीन रियासती इदारों के सरबराहान के ऊपर, और उसके सबूत आपके पास सबूत भी ना हो, और इसके अलावा और भी उनकी गलत स्ट्रैटजी थी, उसका खमियाजा भी क्या भुगतेंगे खान साहब? उसका खमियाजा ये भुगतेंगे, लोग तो इनको रिहा करवा रहे हैं, लोग तो इनको बरी करवा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता नहीं एक सिस्टम एक्टिव है, हाई कोर्ट से जमानते होंगे और बाहर आ जाएंगे। लेकिन उनकी इतलात के लिए अर्ज़ है कि जो जिन संगीन गलतियों के अब वो मुर्तकिब हुए हैं माजी करीब के अंदर, उसके ऊपर कोई फॉर ग्रांटेड सिचुएशन नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को सीरियसली टेकअप कर लिया गया है। और आने वाले दिनों में बानी पीटीआई के लिए, जहाँ पे 190 मिलियन पाउंड का केस है, दीगर केसेस पैरेलल चल रहे हैं, उनके खिलाफ नई लीगल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ इनिशिएट होंगी, इस वजह से कि अब वो जीरो टॉलरेंस है। वो बानी पीटीआई हो या कोई और सियासी शख्सियत हो, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान के अंदर लोगों का इदारों पर, इदारों के सरबराहान के ऊपर एतमाद कम करने की कोशिश करेगा, कानून भरपूर ताकत से हरकत में आएगा और आने वाले दिनों में हरकत में आने जा रहा है। फिर ये कहेंगे जनाब कि देखें जी साढ़े ना ज्यादती हो रही है, साढ़े खिलाफ सियासी केसेस बनाए जा रहे हैं। बड़ी साहब बात यह है कि जब आपको अपनी ज़बान पर कंट्रोल ना हो और आप एक बड़ी शख्सियत हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, आपके कान में, आप देखें जब ये जलसे किया करते थे, एक कान में कोई शख्स बात कहता था तो जलसे में बयान कर देते थे, अजी फ़लाँ फ़लाँ का फ्रंट मैन है, कह दें। फिर जब अदालत इनको, जैसे उन्होंने वो 35 पंक्चर लगाने की बात की थी, बाद में कहा जी वो अदालत ने जब बुलाया उनको, जी मैंने तो सियासी बयान दिया था। बिल्कुल इस तरह इनको अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल आपने ये बिल्कुल मालूमात आपकी ठीक है, ये आने वाले दिनों में हमारी भी इतलात हैं कि इस तरह के केसेस बनने जा रहे हैं इन पर। लेकिन बात यह है कि इनको अपनी ज़बान पर और अमल पर कंट्रोल करना है। इनको ये डरा नहीं सकते, ये समझते हैं। इनको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, इनको अपनी ज़बान पर कंट्रोल करने की क्यों ज़रूरत है? इनकी ज़बान से कही गई बातों के बाद सोशल मीडिया के ऊपर बनते हैं ट्रेंड, और अब उन सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड बनने से पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार पैदा होता था, उसका भी इलाज निकाल लिया गया। खास साहब, गवर्नमेंट आने वाले दिनों में सोशल मीडिया से मुतल्लिक नए कवानीन लेके आ रही है, वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ। जो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, जो उसका इस सोशल मीडिया का रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, उन शख्सियात के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जहाँ पे आइन ने भी आपको मना किया कि आपने ऐसी बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात और आपने आयद नहीं करने, उनकी तजलील करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म जी तारा ने वाज़े तौर पर कहा है कल कि इसके ऊपर कवानीन बन रहे हैं। तो सवाल आपसे ये है कि जो इनका लबो लहजा है, जिसके बाद इनकी एक बड़ी सोशल मीडिया की पूरी एक ब्रिगेड है, जब ये नए कवानीन आ रहे हैं तो आप समझते हैं उन कवानीन के इतलाक से, और कुछ थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी जदीद लाई जा रही है, आपके इल्म में है, नई टेक्नोलॉजी से, नए कवानीन से जो सियासी इंतशार पैदा किया जाता तो सोशल मीडिया के ज़रिए से, वो लगता है कि कम हो पाएगा। बड़ी साहब बात यह है कि जब भी कोई जदीद टेक्नोलॉजी आती है तो उसको रेगुलेट करने का मसला होता है कि ये क्योंकि हमारी इनिशिएट करदा नहीं है, ये यहाँ ये दुनिया में है, दुनिया भर से इसका कंट्रोल किया जाता है, तो इसका भी हल निकाल लिया गया है। ये भी कंट्रोल हो जाएगी, ये सारा सिस्टम आपको ये मई जून तक आपको नज़र आएगा कि जो बंदा, मुझे वैसे भट्टी साहब ये बताएं कि हुकूमत हो, रियासत हो, कोई किसी मनसब पर बैठी शख्सियत हो या आम आदमी हो, क्या हमें किसी की तज़हीक का कोई लाइसेंस मिल गया है? कतई नहीं। मसलन हमारे पास, हम यहाँ बैठे हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या हमें कोई लाइसेंस दिया है किसी ने कि हम यहाँ किसी को माँ बहन की गालियाँ निकाल लें, किसी की इज्जत को उछालें? ये लाइसेंस तो हमारे पास नहीं है। हम तो गुफ्तगू करते हैं किसी के पास भी। इसी तरह सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो बेलगाम हो चुका था, उसको रेगुलेट क्योंकि बैनुल-अक़वामी तौर पर किया जाता है, जब रेगुलेट यहाँ से किया जाएगा, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को देखें, अब तो माँ बहनों की कोई इज्जत नहीं रही। आप देखें खवातीन को कैसे ह्यूमिलेट किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। अब कई देखते हैं, अब उनकी शनाख्त भी नहीं है, ट्विटर पर भी देखते हैं उनकी शनाख्त नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसका ऐसा मनसूबा बंद हल निकाला जाएगा कि कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर लिखने से पहले 1000 बार सोचेगा कि मैंने ये लिखना है या नहीं। बहुत अहम बात की नाज़रीन, आप भी इस हवाले से अलर्ट रहिए। आने वाले दिनों में जो नई कानून साजी हो रही, जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी, आपको भी 1000 मरतबा सोचना चाहिए कुछ भी लिखते वक्त, कुछ भी शेयर करते वक्त, इसलिए कि पाकिस्तान के मुतलका इदारों ने 2 अहम तरीन ममालिक के इस सोशल मीडिया के जो सिस्टम वहाँ पे अडॉप्ट किया गया, जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर अडॉप्ट की गई है, उसका प्रॉपर उसकी स्टडी की है। उस स्टडी के बाद अब यहाँ पर भी वो चेंजेस लाई जा रही हैं मुख्तलिफ कवानीन के ज़रिए से और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से भी। तो लिहाजा आपको भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। मुस्बत और बेहतर बात ज़रूर करें, तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर तजलील का, प्रोपेगंडे का और मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की बात होगी तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कवानीन का
इतला किया जाएगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियाँ और मौशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से जो काविशें जारी हैं उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। माहिर मौशियत हारून शरीफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत मुतहरिक हो चुकी है। बैरून मुल्क भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में उन्होंने शिरकत की और वहाँ से उन्हें बहुत ओवरवेलमिंग वहाँ पर उनको रिस्पॉन्स मिला है। तो इस पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के ऊपर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियत हारून शरीफ साहब। हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, हमने पहले भी प्रोग्राम्स में आपसे बात की और आपने बहुत से उन इनिशिएटिव्स को पॉइंट आउट किया जो कि मुल्की मौशियत की सिमत को दुरुस्त करने के लिए इंतहाई नागुज़ीर तस्वुर किए जाते हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों में हमने देखा कि हमें मुख्तलिफ इदारों के अंदर, बिलखुसूस FBR के अंदर भी हुकूमत के कुछ बड़े आउट ऑफ द वे जाके इक़दाम होते हुए दिखाई दिए, कुछ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होते हुए भी दिखाई दी। आलमी सतह के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक को भी इंगेज किया जा रहा है। अब तक जो इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या ये मुल्की मौशियत की सिमत को ठीक करने के लिए माविन साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं सर आपको आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सिग्नलिंग जो है वो बल्कि पॉजिटिव सिग्नलिंग वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सरमायाकारों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त सिग्नलिंग तो हो रही है कि टॉप लेवल के ऊपर हुकूमत संजीदा है कि इदारों को भी कुछ सीधा करे और इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स दे के पाकिस्तान लाए। तो यहाँ तक तो मैं बिल्कुल तायद भी करता हूँ और अच्छी बात है कि आपका एक मेजर फोकस जो है इस वक्त इन्वेस्टर्स को ल्योर करने की तरफ है। बट एट द सेम टाइम जब इन्वेस्टर आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की 4 स्टेजेस हैं। एक है कि आप इंटेंट लाते हैं कि हमने ये करना है, फिर आप प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। सर, आपने दुरुस्त कहा, अभी रिसेंटली सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, कुछ और भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो कि स्पेशली हमारे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप से वाबस्ता लोग हैं, बहुत से ग्रेड 22 के उहदों पर वही फाइज हैं और वो समझते हैं कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो इंटरनेशनली उसका इम्पैक्ट ठीक नहीं जा रहा। वहाँ से भी रिजर्वेशन है और अब हुकूमत ने फैसला किया है कि कुछ फॉरेन कंसल्टेंट की खिदमात ली जाएँ इन मामलों को फाइनलाइज करने के लिए। तो आप समझते हैं कि हमें अपने जो हमारा ट्रेडिशनल हमारा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है वहाँ पर भी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, ताकि शॉर्ट टाइम के लिए तो हम कंसल्टेंट हायर करेंगे लेकिन हमारे अपने लोगों की भी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। जी देखिए, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनको कोई अपने मतलब उनकी ट्रेनिंग भी फर्क है। और जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था तो बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं लेकिन अपने फील्ड के हैं। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मार्केट से क्या बात करेंगे ना। Exactly. तो यहाँ तो बहुत बेसिक लेवल की डेफिशिएंसीज हैं। ये जो हुकूमत इंटरनेशनल एक्सपर्टीज के लिए स्पेस क्रिएट कर रही है वो एक लिहाज से अच्छी चीज है कंसल्टेंट की, लेकिन उस कंसल्टेंट से काम लेने के लिए भी तो कॉम्पिटेंस चाहिए ना आपको। तो मेरी राय ये है कि आपको पहले तो स्पेस क्रिएट करें, कुछ अच्छे लोगों को की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर लाएं जो फिर उन कंसल्टेंट्स को इस्तेमाल कर सकें। अगर उन कंसल्टेंट ने आके इनके साथ ही डील करना है तो फिर उस पर आपके खातर खा नताइज नहीं आ पाएंगे। मैंने बहुत ममालिक में ये देखा है कि आप जो तरजीही आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको रेगुलर बिजनेस से इंसुलेट करके आप एक्सपर्ट्स को देते हैं और उनको टारगेट्स देते हैं रादर देन कि आप उनकी माइक्रो मैनेज करें। तो करना ये चाहिए कि कोई ऐसा बंदा पकड़े, अगर आपने एनर्जी का लगाना है जिसने लगाए हो 5 मुल्कों में, उसको लाएं, उनको CEO लगाएं, उनसे कहें कि आपने 3 साल में ये चला के देना है, बजाय इसके कि उनको आप डेली बुनियाद पे इंटरफेयर करें या सेकंड गेस करें। बिल्कुल सर, अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने FBR के अंदर बड़े एक मैस लेवल के ऊपर उन्होंने इंटरवीन किया है, ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, एक प्रॉपर एक रिपोर्ट्स के ऊपर काम शुरू हुआ है और अब ये फैसला किया गया है कि किन लोगों को कहाँ पे लगाना है। बड़े सोचे समझे प्लान के तहत चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्शन दीगर वजारतों में भी, दीगर शोबों में भी हमें मिलेंगी? बिलखुसूस जो हमारा तवानाई का शोबा है जो 3000 अरब से ज़्यादा का सालाना बिजनेस करता है, रेवेन्यू उसने जनरेट करना होता है, वहाँ पर किसी भी एक सरकारी कंपनी का मुस्तकिल CEO नहीं है, तो ये रिफ्लेक्शन हमें वहाँ पर भी मिलेगी या नहीं? जी देखिए, ये जो तोड़ फोड़ है अगेन सिग्नल्स हैं कि हुकूमत संजीदा है कुछ FBR को इंप्रूव करने के लिए। FBR के मतलब किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए कि एज एन इंस्टीट्यूशन इट हैज फेल्ड टू डिलीवर, ठीक है ना जी।
अब एक इंस्टीट्यूशन जो डिलीवर नहीं कर रहा है, मेरी फिर से राय ये है कि सियासी लोगों को एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है कि हमने ये 5 इदारे तरजीही बुनियाद के ऊपर उनको प्रोफेशनलाइज करना है, रिस्ट्रक्चर करना है जी। उनको खुद ये काम नहीं करना आता, उनको फिर चाहिए कि इन इदारों के अंदर ऐसे इंडिपेंडेंट लोग, तजर्बाकार हेड लगाएं जो इसको आगे लेके चले। अगर आप उसी ब्यूरोक्रेसी को रीशफल करते रहेंगे तो फिर मुझे डर ये है कि वो टेम्परेरली तो इम्पैक्ट आएगा लेकिन उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक। सर ये ज़रूर बताइएगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, वो उसकी जो पॉलिसी है वो बड़ी मैटर करती है, और हमारा डोमेस्टिक लेवल के ऊपर हमारा लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो देखता है कि पॉलिसी है क्या और उस पॉलिसी की कंटिन्यूटी क्या है। उस हवाले से हम बहुत ज़्यादा यहाँ हम लैग करते हैं। रिसेंटली हम देखा कि एक बहुत बड़ा इस वक्त एक क्राइसिस क्रिएट हुआ है। गवर्नमेंट का एक रेट था गंदम खरीदारी का 3,900 रुपये फी मन। किसानों को गंदम की काश्त से पहले इंसेंटिव दिया गया, उनको मोटिवेट किया गया कि ग्रो मोर वीट, उन्होंने उगाई। अब गवर्नमेंट ने अचानक कहा कि ओहो हालात ठीक नहीं है, गंदम मार्केट में बहुत ज़्यादा है, हम खरीदना नहीं चाह रहे। तो ये जो गवर्नमेंट का एक डिसीजन होता है उसके ऊपर वो अगर अपनी ऑन नहीं करती और फिर इसका इम्पैक्ट बहुत खौफनाक होता है। तो ये जो हमारे यहाँ पॉलिसीज के तसलसल का फुकदान है, इसको कैसे हल किया जा सकता है? और हम 3 माह 6 माह के बेसिस के ऊपर अपनी पॉलिसी को रिवाइज कर देते हैं या उसको हम बैन कर देते हैं, तो ये कैसे हल हो सकता है सर? छोटा सा सवाल इसी के साथ ऐड कर लूँ सर। हारून साहब ये देखिए ना, जब जो खाद की हुकूमत जो कीमत मुकर्रर करती है, जैसे डीएपी है उसकी कीमत मुकर्रर की थी हुकूमत ने 9,000 रुपये, लेकिन ये किसान को मिली 15,000 रुपये की बोरी। अब जो यूरिया खाद थी उसकी कीमत मुकर्रर की 3200 रुपये, जो किसान है उन्होंने ली ये 5,000 6,000 रुपये में। अच्छा, उसमें तो उनको वो ब्लैक में मिलती है ज़्यादा कीमत पर, जबकि हुकूमत ने ये 3900 रुपये जो कि कम है फी मन गंदम की कीमत, अब उस पर भी नहीं खरीद रही, हुकूमत भी नहीं खरीद रही, और जो प्राइवेट मार्केट में खरीदी जा रही है वो 3,000 3300 रुपये में खरीदी जा रही है। ये बताएं कि ये हम 75 सालों में क्या सीख सके हैं? हम एक पॉलिसी नहीं बना सके, हमारा हमसाया मुल्क है, हम वहाँ देखते हैं कि किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है, हम जो खाद भी उनको पूरी कीमत पर, मुफ्त नहीं, वो नहीं दे पाते, और दूसरा साथ जब उनकी आमदनी कीमत मुकर्रर करते हैं गंदम की, उस पर उठाते भी नहीं। कैसे फिर ये हमारी ज़राअत दुरुस्त होगी सर? जी, इसके 3 पहलू हैं जो आपने जैसे इसको एक्सप्लेन किया है। जी। पहला चीज तो यह है जो मैं पहले अर्ज कर रहा था, कैपेसिटी कैपेबिलिटी, एक टोटल प्लानिंग का फेल्यूर दिखाई देता है कि आपके पास प्रोजेक्शंस ही नहीं थी कि आपकी गंदम की पैदावार कहां जाएगी। और ये मैं पहले भी देख चुका हूं, और ये शुगर में हर साल होता है। जब आपके पास वो आते हैं कि जी हम गन्ना नहीं खरीदेंगे, हमें एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, सो एक तो हमारा प्लानिंग का फेल्यूर है कि हम इसको प्लान नहीं कर पाते। दूसरा फेल्यूर हमारा ये है कि हम मार्केट की जो चीजें हैं उसके अंदर हुकूमत की इंटरवेंशन है। देखिए ना, प्राइसिंग, हुकूमत का काम रेगुलेशन है, प्राइस तय करना नहीं है। हुकूमत का काम मार्केट फेल्यूर जो है उनको दुरुस्त करना है, ना कि खुद मार्केट बन के चीजें खरीदना है। तो ये चीजें हमने बहुत सालों से नहीं सीखी। फिर ये फेडरेशन और प्रोविंशियल, जो ये सब्जेक्ट प्रोविंस का है, लेकिन इंटरवेंशन जो है वो फेडरेशन ठेका दे देती है इंपोर्ट का। तो हमें इन चीजों के अंदर उलझ के हम रह गए। हमें कुछ पॉलिसी, ये जो आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, एक्चुअली पॉलिसी इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक रिएक्टिव इंटरवेंशंस है। सर लास्टली ये ज़रूर बता दीजिएगा कि तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और पूरी इकोनॉमी से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हुकूमत को जल्द अज जल्द इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट कम करने से हुकूमत ने भी जो रवा माली साल के दौरान कर्ज़ों की अदायगी करनी है, वहाँ से भी हुकूमत को खतीर बचत हो सकती है, और जो इकोनॉमी ने अगेन टेक ऑफ करना है या उसने दोबारा से एक स्टार्ट लेना है, उसके अंदर भी इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलेगी। तो आप समझते हैं कि कोई ऐसे इकदाम हो रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे लाया जाएगा, और इंटरेस्ट रेट कितना नीचे लाना चाहिए जिससे एक प्राइवेट सेक्टर को एक फायदा मिले और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बूम पकड़ सके? कि देखिए, ये जो करंट शरह सूद है उसके ऊपर तो बिजनेस एक्सपेंशन बहुत मुश्किल है। देखिए ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी पहले बिजली महंगी है, ऊपर से शरह सूद यहां पर है। लेकिन इसको हमें बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा
कि एक तरफ तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे जी। हैं और ना ही शरह सूद बढ़ाने से वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाई है, क्योंकि उसका असल ताल्लुक हुकूमत के खसारे से है। जी। तो हमें दोनों चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा कि खसारा भी कम करें और ग्रेजुअली सूद कम करें। मेरी राय यह है कि बजाय इसके कि क्रॉस द बोर्ड हम थोड़ा कम कर पाए, जो कि आईएमएफ प्रोग्राम में मुश्किल दिखाई देता है। हमें आईएमएफ से निगोशिएट ये करना है कि हमारी ये 4 तरजीही जो सेक्टर्स हैं, जी। हमने आईटी का है, एग्रीकल्चर का है, जैसे भी आप इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वहां पे हम सूद को कम करना चाहते हैं। और उसके लिए बड़े तगड़े आप इकोनॉमिक पेपर्स लिखें, क्योंकि जो उनको एक एविडेंस दे सके कि अपने बोर्ड को कन्विंस कर सके। बिल्कुल सही। क्रॉस द बोर्ड मेरा ख्याल सूद को गिराना इस वक्त ना तो मुझे नजर आ रहा है और ना ही वो इतना बेनिफिशियल हो पाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हारून शीर साहब, आपने में वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हुकूमत को ये इक़दाम करने की अच्छा ज़रूरत है। अगर क्रॉस द बोर्ड इंटरेस्ट रेट फौरी तौर पर कम नहीं हो सकता कि तो जैसा कि हारून शरीफ साहब ने तजवीज़ किया कि एटलीस्ट 4 शोबों के लिए इंटरेस्ट रेट IMF को कन्विंस करते हुए लाजमी कम किया जाए, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी का वो लेवल जो सब तवक्को कर रहे हैं उसको हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर हलचल मची हुई है, उनकी तरक्कियाँ नहीं हो पा रही, लेकिन हुकूमत क्यों उनकी तरक्कियाँ नहीं कर पा रही और कहाँ पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सेंटर सिलेक्शन बोर्ड 8 माह गुजरने के बावजूद मुनक्किद नहीं हो सका। इस इशू पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड 8 माह गुजरने के बावजूद मुनक्किद नहीं हो सका, जिसके बाद पाकिस्तान की आला ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बड़ी बेचैनी और हलचल पैदा हो चुकी है। खास साहब, माजरा ये है कि ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के जो तरक्कियाँ होनी थी, ग्रेड 20 और 21 के जो अफसरान हैं उनकी जो अगले ग्रेड्स में प्रमोशंस होनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हो, और इजलास कन्वीन करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसकी सरबराही करते हैं चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इस वक्त बेचैनी इस वजह से फैली हुई है कि इस वक्त फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ही नहीं है। खास साहब, उसको भी तकरीबन 8 माह हो चुके हैं, वहाँ पर उसका कोई चेयरमैन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो साबिक चेयरमैन थे शाहिद अशरफ ताड़ा साहब, जब वो PDM की गवर्नमेंट में निगरान हुकूमत का, PDM गवर्नमेंट के बाद निगरान हुकूमत का, जब वो निगरान हुकूमत से पहले PDM गवर्नमेंट का हिस्सा बने, उस दौरान ये सारा प्रोसेस जो था, वो निगरान काबीना का जो हिस्सा बने शाहिद अशरफ तारड़ साहब, तो उस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदे से। अब वो मौजूद नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब जो माजी के अंदर बहुत क्विकली प्रमोट करते थे ब्यूरोक्रेट को, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हुई है कि जो इनकी आउटपुट है वो उस लेवल की नहीं है जो कि आलमी मेयार के मुताबिक होनी चाहिए थी। अब जब इन्होंने रिटायर होना है और उसके बाद जब प्रमोट होना है, जो कौमी खजाने के ऊपर जितना ह्यूज इम्पैक्ट आता है उसका कोई आउटकम तो खासा होना चाहिए। लेकिन अब बहुत बड़े लेवल के ऊपर लॉबिंग की जा रही है कि जल्द अज जल्द ये इजलास बुलाया जाए। मसला खास साहब ये हुआ कि रिसेंटली सऊदी डेलीगेशन ने जब पाकिस्तान विजिट किया, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर जो तैयारी करके आए, आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारे रेलेवेंट ब्यूरोक्रेट्स उस लिहाज से प्रिपेयर नहीं थे, उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके, उन्होंने कंसर्न शो किए। इसी तरह कुछ और गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आए रिसेंटली, जब हमारी ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर अपनी चीज़ें वर्किंग नोट लेके, वर्किंग पेपर लेके प्रेजेंट करती है, उनकी तैयारी का लेवल वो नहीं होता। वजह वही है कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा नॉलेज, उनसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ किसी के पास नहीं है। लेकिन वो जैसा कि हारून शरीफ साहब ने कहा था कि वो किसी मखसूस शोबों की उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, और अब ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को तजवीज़ दी गई है कि इनको थोड़ा सा इन पर हाथ हौला रखें। हमें ज़रूरी है कि इस वक्त मुख्तलिफ हमारे दोस्त ममालिक के साथ हमें बातचीत चल रही है, हमने गैर मुल्की कंसल्टेंट की खिदमात ले लेते हैं। तो खास साहब ये फैसला हो चुका है, काबीना से सर्कुलेशन के ज़रिए से एक बाज़ाब्ता मंजूरी ली गई है, जिसके तहत जो पेपर रूल्स हैं उससे रिलैक्स किया गया है। अब जो भी रेलिवेंट इदारे हैं उन्हें अगर गैर मुल्की कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करनी है तो उनको 6-8 माह का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो डायरेक्टली निगोशिएट करके खिदमात हासिल कर सकते हैं, ताकि शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर उनकी हायरिंग के बाद वो जो मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंक्लूड होना है, जो गैर मुल्की सरमायाकारी आनी है, दोस्त ममालिक हों या दीगर कंपनियों हों, उनके साथ मामलात को मटीरियलाइज किया जा सके। तो अब वो प्रोसेस उस तरीके से होगा, और इनको कहा गया है कि थोड़ा सा करेंगे आपका इजलास भी, लेकिन थोड़ा सा सांस लें, थोड़ा हाथ हौला रखें। जितना आपने डिलीवर किया, आपका जो डिलीवरी का लेवल था, जो आपका आउटपुट था, वो सबके सामने है। तो इस वजह से सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के इजलास थोड़ा इल्तवा का शिकार है, और उसके बाद चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी आने वाले दिनों में तैनाती होनी है। उसके बाद ये इजलास बुलाया जाएगा। और उसके साथ खास दूसरा एक बड़ा संगीन मामला है, FPR के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर
तकर्रुर तबादले हुए हैं, कुछ लोगों को OSD किया गया, लेकिन अभी भी 5 शोबे ऐसे हैं जहां पर खास साहब 600 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। टोबैको का है, खाद है, चीनी है, सीमेंट का शोबा है, उसके साथ फाटा के कुछ इलाके खास साहब उनको एग्जेम्पशन दी गई थी और उस एग्जेम्पशन को मजीद एक्सटेंड किया गया है। वहां पर स्टील, घी और मुख्तलिफ फैक्ट्री वहां पर लगाते हैं कागजों में, अगर वहां कोई चीज़ तैयार होती भी है तो वहां पर सिर्फ उसने वहीं फरोख्त होना होता है, क्योंकि वहां पर टैक्स की एग्जेम्पशन है। चीज़ कागजों में वहां पर तैयार होती है, अगर प्रैक्टिकली तैयार भी की जाती है तो वहां पर एक साजबाज करके टैक्स अदा किए बगैर वो पाकिस्तान भर के अंदर फरोख्त कर दी जाती है। उसके ऊपर भी चेयरमैन FBR को, वजारत खजाना को नोटिस लेना चाहिए ताकि ये लीकेजेस रोकी जा सकें। तो खास साहब अब ये ब्यूरोक्रेसी का मामला है, ये टैक्स चोरी का मामला है, आपको लगता है कि हुकूमत इसको इसी तरीके से विगोरसली परसू करेगी और यहाँ पे हमें मजीद बेहतरी नजर आएगी, ना कि आने वाले दिनों में ये मामला सियासी मसलत का शिकार हो जाएंगे? भट्टी साहब, ये जो सेंटर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास है जो नहीं हो पा रहा, ये जो ब्यूरोक्रेसी को क्या फ़िक्र है कि हम अगर रिटायर भी हों तो किसी अच्छे ग्रेड में रिटायर हों ताकि ताहयात हम बरात लेते रहे। इनको कोई अवाम का सरोकार नहीं है। मुझे ये बताएं, मैं आज थोड़ा बहुत दुख दर्द रखते होंगे वो भी दिल में। नहीं, मैं सारे लोगों की बात नहीं करता, लेकिन अक्सरियत जो है बिल्कुल सही, इन्होंने जो मुल्क इस नहज पर पहुंचा है, अगर सियासतदानों का, बाकी इदारों का कुछ हिस्सा है तो इनका भी कुछ हिस्सा है कि नहीं? मुझे ये बताएं, एक गरीब आदमी को जब खाने को कुछ नहीं मिलता, या एक बेरोजगार आदमी जो डबल MA PhD करके घूम रहा है, ये अब ताहयात 60 साल तक इन्होंने मरात ली, सरकारी बिजली, सरकारी गैस इस्तेमाल की, सरकारी पेट्रोल डीजल इस्तेमाल किया, गाड़ियां इस्तेमाल की, गाड़ियाँ। अब रिटायर होने के बाद भी ये बंदोबस्त कर रहे हैं कि ताहयात हमें मरात मिलती रहें और हम अयाशी करते रहें। इनको मैं मेरे ख्याल में, जिनका चेक करें, इनको फारग ही कर देना चाहिए, घर भेज देना चाहिए। अब जो मैं आपको एक खबर देने लगा बड़ी साहब, SIFC ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिस पे आपने बात की टैक्स चोरी की। इसमें कस्टम्स इन्फोर्समेंट और कस्टम्स इंटेलिजेंस में जो आला अफसरान, जूनियर अफसरान अरबपति हैं जी, बिल्कुल ऐसा, अरबपति हो चुके हैं। किसी ने उनसे पूछा ये पैसा अरबपति ये कैसे हो, ये रियासत का पैसा इनके पास है। जब पॉलिटिकल लोगों पर आप कहते हैं कि आपके आमदन से ज़ायद असासे कैसे बन गए, आप इधर जो बड़े बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, उनको देख लें, उनके जो फार्म हाउसेज हैं वो उन्होंने कितने करोड़ में लिए हैं, उनकी तनख्वाह का मुआवजा कर ले, आपको पता चल जाएगा। और बड़े ज़्यादा अफसरान उनकी वो दोहरी शरीयत के मालिक हैं। मेरी ये तजवीज़ है हुकूमत को, ये कस्टम्स में और ये जो FBR में टैक्स चोरी का इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा मामला है जो कौम को इस क्राइसिस में है, हर बंदा रो रहा है, बिजली महंगी है, महंगाई है, रोटी महंगी है, इनके नाम ECL में डाले जाएं, ये भाग जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये SIFC की रिपोर्ट है भट्टी साहब, जिसमें दोहरी शरीयत रखने वाले, इनको फौरी इनके नाम ECL में डाले जाएं ताकि ये कौम का पैसा लूट कर बाहर ये ताहयाशी करते, इनको फौरी पकड़े आप। बिल्कुल ठीक, खास साहब की तजवीज़ सामने आ गई और तवक्को करते हैं कि जहां पे SIFC ने ये रिपोर्ट तैयार की है कि किसने कितने अरबों रुपए बनाया है, कितने मुनाफा कमा, कितने पैसा बनाया है गलत तरीके के साथ, और उन्होंने बददियानती की अपने पेशे के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट मुरतब हो चुकी है तो उनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। डेटरेंस फिर ही क्रिएट होगा जब किसी को आप मिसाल बनाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।